नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानोदय में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 13 नवंबर को जो हिंदी यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो डिक्लेयर हो चुका है, उसकी तैयारी हम सभी लोग कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत मैं आपको 2 सीरीज़ दे रही हूँ इस समय। फर्स्ट सीरीज़ जो है वो आपकी जो कि चैप्टर वाइज़ है। जैसा कि आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है हिंदी का, उसके अनुसार मैं आपको चैप्टर वाइज़ क्वेश्चंस दे रही हूँ। और सेकंड सीरीज़ में मैं आपको 2000 क्वेश्चन दे रही हूँ जो कि मिश्रित प्रश्न हैं। और उसमें आप मिश्रित प्रश्न करेंगे जैसे कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं उस तरीके के। उसमें स्थापना तर्क के प्रश्न भी होंगे, उसमें आपके क्रम से लगाने वाले प्रश्न भी होंगे, प्रकाशन काल को क्रम से लगाने वाले, जन्म तिथि को क्रम से लगाने वाले प्रश्न। इसके अलावा उसमें आपके मिलान प्रश्न भी होंगे। तो हर तरीके के प्रश्न जैसे नेट में आते हैं उस तरीके के प्रश्न मैं आपको दूंगी। मिश्रित प्रश्नों की सीरीज़ अलग चल रही है। तो ये जो मेरी सीरीज़ है, जो मैं आज आपको वीडियो करवा रही हूँ, ये चैप्टर वाइज सीरीज़ है आपके पाठ्यक्रमानुसार। तो मैं अभी आपको अपभ्रंश जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न करवा रही हूँ। तो चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। ठीक है, तो अभी अपभ्रंश और अपहट इन पर जो है चर्चा चल रही है। तो आज हम कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और आज हमारा अपभ्रंश का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, अपभ्रंश और अपहट का। ठीक है, पाली प्राकृत इन सब से रिलेटेड हम सारे तथ्य पढ़ लेंगे। और अब अगला वीडियो आपको अवधी भाषा का मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम आज के प्रश्न पर। देखिए, आज का जो प्रश्न है सबसे पहला वो है कि अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है। ठीक है, दोहा, रोला, छप्पे या चौपाई। चौपई, चौपाई नहीं, इसको चौपई बोलते हैं। ठीक है, चौपई छंद जो है ना, ये 15 मात्राओं का एक छंद होता है। ठीक है, जो कि बड़ा ही बहुत अच्छा, बहुत प्रसिद्ध छंद है उस ज़माने का। लेकिन अपभ्रंश का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद अगर कहा जाए तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सबसे लोकप्रिय छंद दोहा। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरहपा जो थे उन्होंने सबसे पहले कड़वक पद्धति का इस्तेमाल किया था। ठीक है, कड़वक पद्धति का मतलब क्या है, दोहा और चौपाई का मिश्रित रूप जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कड़वक। ठीक है, तो ये कड़वक जो है ये सरहपा के द्वारा ही पद्धति दी गई थी। जैसे कि तुलसीदास ने दोहा चौपाई मिश्रित करके, दोहा चौपाई दोनों लिख करके पूरी रामचरितमानस लिखी। तो इस पद्धति को कड़वक पद्धति कहते हैं। और ये पद्धति कहीं ना कहीं वहीं से आई है। कहाँ से, अपभ्रंश। तो अपभ्रंश का सबसे लोकप्रिय छंद माना जाता है क्या, दोहा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। अब हमें असत्य कथन छांटना है। ठीक है, तो चलते हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। 8वीं 9वीं शती के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, ये आपका जो है एक तथ्य है। देखिए, इस तरीके के जो तथ्य हैं वो स्थापना तर्क के प्रश्नों में भी आते हैं। ठीक है, तो इन तथ्यों को बड़े ध्यान से पढ़िए क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। ठीक, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, हमें असत्य कथन छांटना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें क्या क्या सत्य दे रखा है। ठीक है, तो देखिए मैं पूरा प्रश्न आपके सामने लेकर आती हूँ। सबसे पहले तो देखिए क्या लिखा है कि 8वीं 9वीं शती के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि जो 8वीं 9वीं शती के सिद्ध थे, जैसे स्वयंभू हो गए, ठीक है, तो उन्होंने जो है उनके काव्य में अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी जो है दिखाई देती है। ये बिल्कुल सही बात है, हमें असत्य छांटना है। ठीक है, नाथ जोगियों की बाड़ी में आरंभिक हिंदी का रूप निखरा हुआ है। बिल्कुल सही है कि नाथ और जोगियों की जो बाड़ी थी उसमें आरंभिक हिंदी का रूप हमें दिखाई देता था। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं। इसके बाद जो अगला है, अपभ्रंश में तत्सम शब्दों का बाहुल्य। देखिए, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि अपभ्रंश में तत्सम शब्द आपको, यानी संस्कृत के शब्द आपको शुद्ध शब्द नहीं मिलते हैं, बल्कि अपभ्रंश में आपको तद्भव शब्द ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, कि कौन से शब्द ज़्यादा मिलते हैं आपको, तद्भव शब्द ज़्यादा मिलते हैं अपभ्रंश में। इसमें तत्सम शब्द कम मिलते हैं, लेकिन यहाँ लिखा हुआ कि तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, तो ये बात असत्य है। ठीक है, ये असत्य बात है। अपभ्रंश में क्षति पूरक दीर्घीकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि क्षति पूरक दीर्घीकरण क्या होता है। तो ये प्रवृत्ति पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में देख लीजिए, मैंने इसके बारे में आपको बता रखा है। तो इसका मतलब असत्य कथन यही है और असत्य ही हमें छांटना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी सही हो गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा बनता है वो है, दक्षिणी अपभ्रंश को निराधार एवं अवैज्ञानिक किसने कहा है। ठीक है, जो दक्षिणी अपभ्रंश है हमारा, उसको निराधार और अवैज्ञानिक किसने कहा है। और मैंने आपको बताया था कि दक्षिणी अपभ्रंश जो है उसको किसने नकारा था। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ। जो थे, देखिए, बररुचि, हेमचंद, डॉक्टर तगारे या डॉक्टर नामवर सिंह, ये 4 नाम आपको दे रखे हैं। ठीक है, जिसमें से जो डॉक्टर नामवर सिंह थे उन्होंने क्या करा था, डॉक्टर तगारे जो थे इन्होंने उत्तरी को गलत माना था, इन्होंने उत्तरी को नहीं शामिल किया था भ्रंश के वेदों में। ठीक है, जबकि नामवर सिंह जो थे इन्होंने दक्षिणी को भी शामिल नहीं किया, इन्होंने दक्षिणी को भी अपने अपभ्रंश के भेदों में शामिल नहीं किया था। अगर इनके भेदों की बात करें नामवर सिंह के, तो इनके जो भेद थे वो थे पूर्वी और पश्चिमी। ठीक है, इनके भेदों में केवल 2 ही भेद आते हैं, पूर्वी और पश्चिमी। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो डॉक्टर नामवर सिंह थे उन्होंने दक्षिणी अपभ्रंश को अवैज्ञानिक मानते हुए केवल पूर्वी और पश्चिमी ये दो भेद दिए थे। ठीक है, उसके बाद तो इसका सही आंसर हो गया डॉक्टर नामवर सिंह। फिर है, भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है। भारतीय आर्य भाषाओं का उदय कब माना जाता है, देखिए 8वीं शताब्दी के आसपास, 9वीं शताब्दी के आसपास, 1000 ईस्वी के आसपास, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा है हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास का, तो आपने ये बात पढ़ी होगी वहाँ पर कि भारतीय आर्य भाषाओं का उदय जो है वो कब माना जाता है, 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था उदय, लेकिन उस समय इतना उदय नहीं हुआ था। जो इसका सही उदय माना जाता है वो 1000 ईस्वी के पास माना जाता है। तो इसका सही आंसर अगर हम इन तीनों ऑप्शन में से देखें तो सी ऑप्शन ज़्यादा सही है। ठीक है, तो सी ऑप्शन 1000 ईस्वी के आसपास भारतीय आर्य भाषाओं का उदय माना जाता है। माफ़ कीजिए, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करवाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें अपने एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है, पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है। ठीक है, पुरानी हिंदी का जो उदय माना जाता है किससे माना जाता है, संस्कृत से, पाली से, प्राकृत से या भट्ट से। तो मैंने आपको जब इसे पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पाली से प्राकृत आई थी, पाली से प्राकृत का उदय हुआ। ठीक है, मतलब संस्कृत से पाली का उदय हुआ, पाली से प्राकृत का उदय हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश का उदय हुआ और अपभ्रंश से अभट्ट का उदय हुआ और अभट्ट से फिर हिंदी का उदय हुआ, यानी पुरानी हिंदी का। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो अभट्ट से जो है वो पुरानी हिंदी का उदय माना जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी ठीक होगा। उसके बाद जो अगला प्रश्न हमारा है वो है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के मध्य 300 वर्षों की भाषा जिसमें आरंभ में अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ अधिक हैं, बाद में धीरे धीरे कम होती गई और आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ रूप सामने आया, यह बीच का समय क्या कहलाता है। ये अब क्वेश्चन को पहले समझिए, इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने ये लिखा है कि जो अपभ्रंश हिंदी थी और जो पुरानी हिंदी थी, ठीक है, दोनों के बीच में 300 वर्षों का समय रहा था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो ये आपको ये बात समझ आ रही होगी कि 300 वर्षों की भाषा का 300 वर्षों का समय रहा और उसमें अपभ्रंश की प्रवृत्तियाँ अधिक मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे वो आधुनिक भाषाओं का निखरा हुआ स्वरूप सामने आ गया। तो ये जो बीच का जो काल था, ठीक है, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के, इस काल को क्या कहा जाता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये है। ठीक है, तो परिवर्तन काल कहा जाएगा या संक्रांति काल कहा जाएगा या उदय काल कहा जाएगा या अवसान काल कहा जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है संक्रांति काल। इस काल को हम संक्रांति काल की संज्ञा देते हैं क्योंकि ये काल ऐसा था जो संक्रांति थी, जिसमें यानी थोड़ी सी अपभ्रंश और थोड़ी सी पुरानी हिंदी दोनों ही आपस में संक्रमण कर रहे थे, संक्रांति कर रहे थे। तो इसलिए ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। कौन सा, संक्रांति काल। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं 108 प्रश्न पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, अवहट्ट के भेद हैं। तो मैंने आपको देखिए अपभ्रंश के तो कई तरीके से भेद बताए हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग तरीके से भेद किए हुए हैं, लेकिन अवहट्ट के भेद अगर हम समझें तो कौन कौन से भेद किए गए हैं। तो अवहट्ट के भेदों में
जो है देखिए माने जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ। अबहट्ट के उपनागर, आभीर और ग्राम्य, ये देखिए ये अपभ्रंश के वेद हैं। नागर, उपनागर और ब्राह्मण ये भी अपभ्रंश के वेद हैं। ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, अगर देखा जाए तो सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन जो है पूर्वी, मध्यवर्ती और पश्चिमी, ये अबहट्ट के वेद हैं। बाकी ये दोनों भेद जो है ये अपभ्रंश के भेद हैं। और ये मैं सब आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि इनका जो इस तरीके का जो क्लासिफिकेशन किया था अपभ्रंश का, वो किस विद्वान ने किया था। लेकिन अगर अबहट्ट की बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो सी जो है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो हम सी ऑप्शन पर निशान लगाएंगे, जो बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, फिर है अबहट्ट का कार्यकाल है। अबहट्ट कार्यकाल 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक, 800 से 1000 से थोड़ा पहले, 850 से 1000 ईस्वी से थोड़ा पहले, 900 से 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक। तो इसका जो सही ऑप्शन, इनमें से जो सही ऑप्शन है वो जहाँ तक है डी सही लग रहा है। ठीक है, क्योंकि 900 से लेकर 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक ये जो है अबहट्ट का काल माना जा सकता है। क्योंकि अगर हम देखें तो 11वीं शताब्दी तक तो अपभ्रंश का ही काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, तो उसके बाद ही अबहट्ट भाषा आई थी। तो यहाँ से ये ऑप्शन हमें बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और कीर्ति पताका में किस अबहट्ट का प्रयोग हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की लिखी हुई है, सभी को पता होगा। कीर्तिलता, कीर्ति पताका विद्यापति की लिखी हुई है अबहट्ट में। अब बात ये आती है कि पश्चिमी अबहट्ट या पूर्वी हट्ट या फिर मध्यवर्ती अबहट्ट का प्रयोग किया गया है। तो देखिए, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति दोनों ने अपनी रचनाओं में वास्तव में जिसका प्रयोग किया है वो है पूर्वी अबहट्ट। ठीक है, पूर्वी अबहट्ट का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। और आपको मालूम है कि विद्यापति जो है वो बंगाल के कवि, मतलब बंगाल में अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, बंगाल में उन्हें भक्ति काल का कवि माना जाता है। तो बंगाल किधर पड़ता है? पूर्वी साइड में ही पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी बंगाल। तो इससे भी थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका पूर्वी अबहट्ट में लिखी गई हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। 110 प्रश्न में करवा रही हूँ, 111 प्रश्न पर हम चलते हैं कि साहित्य में अबहट्ट का प्रयोग कब तक होता रहा। ठीक है, साहित्य में अबहट्ट का प्रयोग 12वीं शती तक हुआ, 14वीं शती तक हुआ, 16वीं शती तक हुआ या फिर 18वीं शती तक हुआ। तो साहित्य में अबहट्ट का प्रयोग वास्तव में अगर देखा जाए तो 14वीं शती तक हुआ था। ठीक है, और देखिए अपभ्रंश जो था, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग भी 14वीं शती तक हुआ था, लेकिन अबहट्ट का प्रयोग भी 14वीं शती तक ही माना जाता है। ठीक है, वैसे साहित्यिक रूप से देखा जाए तो अपभ्रंश का प्रयोग केवल 11वीं शती तक ही माना जाता है। लेकिन कुछ कवि ऐसे थे, मतलब बहुत कम थे, जैसे रईधू थे, वो 15वीं शती तक लिखते रहे थे। ठीक है, लेकिन अगर हम अबहट्ट की बात करें तो 14वीं शती तक जो है लिखा गया था अबहट्ट। फिर है शिक्षा शब्द अबहट्ट में किस रूप में प्रचलित है? देखिए, शिक्षा को अबहट्ट में शिक्षा लिखा जाता है। और देखिए यहाँ पर शिक्षा जो शब्द है इसका यहाँ पर ये किया गया है। देखिए, इसको हम द्वित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वित्व। ठीक है, ये जो हो रहा है यहाँ पर इसे हम द्वित्व कहते हैं। ठीक है, द्वित्व का मतलब क्या होता है कि दो अक्षरों को मिला करके लिखा गया। अब यहाँ शिक्षा शब्द है, यहाँ शाज से क्षत्रिय का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसी को इन्होंने का और खा कर दिया। जैसे भिक्षा शब्द है तो इसको इन्होंने भिक्खा कर दिया था। ठीक है, तो इसे हम द्वित्व कहते हैं। और ये जो प्रचलन है ये अबहट्ट में हुआ था। तो यहाँ पर शिक्षा को हम क्या लिखेंगे? शिक्षा लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। देखिए, स्थापना तर्क का प्रश्न है, बड़े ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है ये। देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं कि हमारा प्रश्न है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, और इसमें कथन ए तथा दूसरे को कारण बताया गया। ए कथन है और दूसरा आर कारण है। तो कथन ए है, अबहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही है। ठीक है, ये कथन है। और कारण है, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि अबहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर कर पाना कठिन हो गया। अब इन तथ्यों को समझते हैं पहले, तभी आपको समझ में आएगा
कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले कहा गया है कि अबहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया में द्रुत गति रही है। ठीक है, देखिए अबहट्ट के बाद ही वास्तव में पुरानी हिंदी का निर्माण हुआ। आपको पता है पुरानी हिंदी का उदय हुआ और धीरे धीरे भाषा जो है वो सरलता की ओर जाने लगी। तो हम कह सकते हैं कि अबहट्ट में सरलीकरण की प्रक्रिया द्रुत गति से चलती रही है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद इन्होंने कहा कि संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया की विकारी रचना में इतना परिवर्तन हुआ कि अबहट्ट और पुरानी हिंदी में अंतर कर पाना मुश्किल हो गया। जो अबहट्ट भाषा थी उसमें संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया, ठीक है, मतलब जो इनमें परिवर्तन होने थे वो इस तरह से हुए कि वो हिंदी का रूप दिखाई देने लगा। ठीक है, और अबहट्ट जो है वो पुरानी हिंदी में बदलने लगी और पुरानी हिंदी फिर आधुनिक हिंदी में बदली। तो कहीं ना कहीं दोनों ही बातें अपने आप में सही हैं। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए का संबंध आर से है। ये बिल्कुल सही बात है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए 113 क्वेश्चन हमने किया। इसके बाद हम चलते हैं 114 प्रश्न पर। 114 प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली किसने कहा। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसने लिखी थी, दामोदर पंडित ने लिखी थी, सभी को पता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि इसकी भाषा को जो है प्राचीन कौशली किसने कहा था। तो इसकी भाषा को प्राचीन कौशली कहने वाली है दो, देखिए ऑप्शन मैं दो में से ही बता दे रही हूँ, ज़्यादा ऑप्शन बताकर क्या करूँगी। सुनीति कुमार चटर्जी हैं, डॉक्टर नामवर सिंह हैं। तो जो सुनीति कुमार चटर्जी थी उन्होंने प्राचीन कौशली कहा था। ठीक है, किसको, उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को। सुनीति कुमार चटर्जी ने ये कहा कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की जो भाषा है वो प्राचीन कौशली जैसी लगती है। प्राचीन कौशली का मतलब जो कौशल प्रदेश था उसकी भाषा लगती है। इसकी भाषा उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न अगर हम चलें अगले प्रश्न पर, तो देखिए अगला प्रश्न जो है हमसे क्या कह रहा है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में निम्नलिखित में क्या है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण निम्न में से क्या है, बताइए। साहित्य शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है, महाकाव्य है या खंड काव्य है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है ये वास्तव में एक व्याकरण शास्त्र है। व्याकरण की पुस्तक है, दामोदर पंडित के द्वारा लिखी गई है। और इसमें किसका व्याकरण, चलिए ये आप मुझे बताइए। ठीक है, किसका व्याकरण है, इसमें प्राकृत का व्याकरण है या भ्रंश का व्याकरण है, इसमें किस भाषा का व्याकरण दे रखा है, बताइए आप मुझे कमेंट करके उक्ति व्यक्ति प्रकरण में। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अबहट्ट के किस रूप का प्रयोग हुआ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में अबहट्ट के किस रूप का प्रयोग हुआ है, पूर्वी का, पश्चिमी का, मध्यदेशी या दक्षिणी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है मध्यदेशीय। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में जो है मध्यदेशीय अबहट्ट का प्रयोग हुआ है। और मध्यदेशी का मतलब इसीलिए कौशली रूप कहा था, कौशली रूप कहा था इसीलिए सुनीति कुमार चटर्जी ने, क्योंकि कौशल देश की जो भाषा है वो भी मध्यदेशीय में ही आती है। तो इसी तथ्य पर जो सुनीति कुमार चटर्जी थी उन्होंने मध्यदेशीय, उन्होंने कौशली रूप कहा था उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा को। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए मेरा गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है आज, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मैं एक भी दिन मिस नहीं करना चाह रही हूँ आपकी तैयारी के लिए, इसलिए मैं लगातार ये दे रही हूँ आपको वीडियोस। भले ही मेरा गला ख़राब है, आप प्लीज़ मैनेज कीजिए, इसी आवाज़ में आप सुनने की कोशिश कीजिए और ये क्वेश्चन ज़रूर करिए, ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी अबहट्ट का प्रयोग कहाँ मिलता है। ठीक है, पश्चिमी अबहट्ट का प्रयोग कहाँ मिलता है, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। अभी मैंने आपको बताया कि कीर्तिलता, कीर्ति पताका पूर्वी अबहट्ट में लिखी गई थी, तो ये आंसर नहीं होगा इसका। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में मध्यदेशीय में मिलता है, ये भी आंसर नहीं होगा। सरहपा के दोहा कोश में मिल सकता है, क्या ये आंसर होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सरहपा ने जो लिखी थी वो तो अपभ्रंश में लिखी थी, अबहट्ट में लिखी नहीं थी। अब आता है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम जो है ये वास्तव में ये पश्चिमी अबहट्ट का प्रयोग इसमें मिलता है। ठीक है, तो ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है डॉक्टर तगारे ने अबहट्ट की विशेषता मानी है। देखिए डॉक्टर तगारे के अनुसार अबहट्ट की विशेषता जो थी वो क्या थी।
डॉक्टर तगारे ने ये माना था कि जो कर्ता की ए विभक्ति है, कर्ता के साथ में जो ए विभक्ति लगती है, ठीक है, वो वास्तव में कर्ता के साथ ए विभक्ति ये केवल अवहट्ट की विशेषता मानी गई है और ये सिर्फ अवहट्ट में ही पाई जाती है, ठीक है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग नहीं होता है अवहट्ट में, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ये भी नहीं होता है, लेकिन कर्ता के की ए विभक्ति, ये बात बिल्कुल सही है और ये डॉक्टर तगारे ने इसको सही माना है, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही होगा। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अवहट्ट में निर्विभक्तिक प्रयोग बढ़ने से क्या हुआ। देखिए, अवहट्ट में निर्विभक्त का मतलब है जिसमें विभक्ति ना हो, ठीक है। जो अवहट्ट भाषा थी उसमें विभक्तियों का कम प्रयोग हुआ था, तो इससे क्या होने लगा, इससे शब्दों का अर्थ सुनिश्चित होने लगा, शब्दों का रूप व्यवस्थित होने लगा, शब्दों का क्रम अव्यवस्थित होने लगा या शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। तो जो इसका आंसर है वो क्या होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होगा कि शब्दों का क्रम सुनिश्चित होने लगा। अवहट्ट में निर्विभक्तिक प्रयोग होने से, मतलब विभक्ति के ना होने की वजह से, मतलब विभक्ति के प्रयोग नहीं होता था। इस मतलब ये जो प्रवृत्ति थी इसके बढ़ने की वजह से कि विभक्ति का प्रयोग अधिक नहीं हो रहा था, शब्दों का क्रम जो है वो सुनिश्चित होने लगा था, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही मानी गई अवहट्ट में, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर है अवहट्ट में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं होता, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का। अब ये प्रश्न बड़ा अच्छा है देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। देखिए, अवहट्ट में पुल्लिंग का भी प्रयोग होता है और स्त्रीलिंग का भी होता है, लेकिन नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता और नहीं हमसे पूछा गया है कि किसका प्रयोग नहीं होता है। नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता और यही आंसर बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो हमारा कह रहा है कि अपभ्रंश का मई शब्द का अवहट्ट में रूप हो, ठीक है। मतलब मई को अपभ्रंश में, मतलब मई जो है उसको हम अवहट्ट में क्या बोलेंगे, अपभ्रंश में जो मई शब्द है उसको अपभ्रंश में क्या बोलेंगे, अवहट्ट में क्या बोलेंगे, तो अपभ्रंश को अवहट्ट में मैं बोलेंगे, ठीक है। अपभ्रंश को अवहट्ट में, मतलब अपभ्रंश का मई शब्द का अवहट्ट में रूप क्या होगा, वो होगा मैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया मैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है हमारा वो है अपभ्रंश अवहट्ट में किस छंद का प्रयोग नहीं मिलता। तो देखिए, दोहा भी मिलता है, चौपाई भी मिलता है और छप्पा भी मिलता है, लेकिन अपभ्रंश अवहट्ट में घनाक्षरी छंद जो है नहीं मिलता, क्योंकि घनाक्षरी छंद काफ़ी बाद आया है, मतलब काफ़ी समय बाद घनाक्षरी छंद का उद्भव हुआ था। तो दोहा, चौपाई और छप्पे ही मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न है हमारा वो है कि अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई कितनी मात्राओं का छंद है। तो चौपाई मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले, ये 15 मात्राओं का छंद होता है, ठीक है। हिंदी के कवियों को काव्य में चमत्कार लाने और बाघ वैचित्र के प्रदर्शन की प्रवृत्ति किससे मिली। तो आपको मालूम है, रीतिकालीन कवि जो थे उन्होंने काव्य में चमत्कार लाने की प्रवृत्ति उनमें थी, बाघ वैचित्र की प्रवृत्ति भी वास्तव में उन्होंने प्राप्त की थी, लेकिन ये मिली कहाँ से थी, तो ये उन्हें वास्तव में मिली थी अपभ्रंश और अवहट्ट के काव्य से, ठीक है। तो इसका सही आंसर ये होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका रहा। हिंदी प्रसर्गों के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा, संस्कृत और प्राकृत का, पाली और प्राकृत का, अपभ्रंश और अवहट्ट का, या अंग्रेजी के प्रभाव का। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा अपभ्रंश और अवहट्ट का। हिंदी प्रसर्ग जो थे उनके विकास में सबसे ज़्यादा योगदान अपभ्रंश और अवहट्ट का रहा था, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, ये सूची हमें फर्स्ट और सेकंड दे रखी है, इसमें हमें मेल करना है, मिलाना है। मिलान प्रश्न है आपके सामने, तो हम इस प्रश्न को करते हैं, ठीक है। तो मिलान प्रश्न में आप देखिए,
देखिए राहुल बेलवी किसका लिखा हुआ था, ये रोडा का लिखा हुआ था। और नेमिनाथ राज सुमिति गढ़ी का लिखा हुआ था। सबकी ट्रिक्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सावे धम दोहा देवसेन का लिखा हुआ है। परम प्यासु जोगिंदु का लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है 126 का, ये डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से रैधु का अंतिम कवि कौन था। इनमें से अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन था। तो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अपभ्रंश का अंतिम कवि जो 15वीं शती तक लिखते रहे थे, 15वीं शती तक, वो थे रैधु। ठीक है, रैधु जो है वो अंतिम कवि थे अपभ्रंश के। तो इसका सही आंसर रैधु होगा। उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। ठीक है, तो अगला प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पाओ रस को मम न पावई। ठीक है, ये किसके द्वारा, ये इसका मतलब क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, कि पाओ रस को मम न पावई, इसका मतलब क्या है। समझ के अभाव में रसानुभूति नहीं होती है। काव्यानंद ब्रह्मानंद सहोदर है। रसानुभूति के लिए अध्ययन अनिवार्य है, या प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता है। तो इस शब्द का, इस लाइन का जो अर्थ है इस पंक्ति का, वो वास्तव में डी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्राकृत भाषा में रस का मर्म नहीं होता है। पाओ रस को मम न पावे, ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। इस तरीके के प्रश्न नेट में बहुत अधिक पूछे जाते हैं। आपको पंक्तियाँ दे दी जाएंगी और उनका जो अर्थ है वो सामने दिया जाएगा। ठीक है, और अपभ्रंश और अभट्ट भाषा की जो पंक्तियाँ हैं वो समझ में नहीं आती। मैं आपको एक वीडियो जल्दी देने वाली हूँ जिसमें मैं आपको कुछ पंक्तियाँ करवाऊँगी और उनका अर्थ भी समझाऊँगी, अपभ्रंश और अभट्ट में लिखी हुई। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है देसिल वैना सब जन मिठा। आप मुझे प्लीज़ ये बताइएगा कि ये किसका लिखा हुआ है। ठीक है, कमेंट करके। लेकिन इसका मतलब क्या है ये यहाँ पर पूछा गया है। देसी वचन सबको मीठा लगता है, मधुर वचन हितकारी होता है, दिए गए वचन को पूरा करना चाहिए, पहले तो तोलो फिर बोलो। तो इसका जो सही आंसर है वो है देसी वचन सबको मीठा लगता है। देसिल वैना सब जन मिठा, ये जो है देसी वचन सबको मीठा लगता है। ये बात बड़ी अच्छी सुंदर बात कही गई है। किसने लिखी है ये आप मुझे बताइए कमेंट करके। तो ये जो है इसका मतलब है देसी वचन सबको मीठा लगता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ते ते तैसन जम्पौ अभट्टा। अब ये अभट्ट भाषा के विषय में लिखा गया है कि अभट्ट सरल और सुबोध है, इसलिए वैसा ही अभट्ट मैं लिखता हूँ। अभट्ट साहित्य सरस है, या फिर अभट्ट संस्कृत और प्राकृत के समान ज्ञानदायी है। ठीक है, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है वो क्या होना चाहिए। देखिए, तैसन जम्पौ अभट्टा, इस पंक्ति का अर्थ है इसीलिए वैसा ही अभट्ट में लिखता हूँ। ठीक है, इस पंक्ति का ये अर्थ निकल रहा है। चलिए, ये पंक्ति और देसिल वैना सब जन मिठा, मुझे बताइए किसकी लिखी हुई है। ठीक है, कमेंट करके। तो आज मैंने आपको इतने क्वेश्चंस करवाए हैं, इतने क्वेश्चंस काफ़ी हैं आपकी तैयारी के लिए। तो आप ये क्वेश्चन जो है कर लीजिए। इसमें मैंने आपको अपभ्रंश, अभट्ट और प्राचीन आर्य भाषाएं, मतलब संस्कृत, पाली, प्राकृत से रिलेटेड जो प्रश्न है वो मैंने आपको करवाए हैं। काफ़ी प्रश्न करवा दिए हैं, तो आप इनको कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा तो प्लीज़ कर लीजिए, और ये सीरीज़ लगातार करते रहिए। अब मैं आपको अगली सीरीज़ अवधी भाषा के लिए दूंगी, क्योंकि नेट के सिलेबस के अनुसार आपका जो अवधी भाषा है वो अगला पॉइंट है। ठीक है, तो अब मैं आपको अवधी भाषा के प्रश्न दूंगी, और बाकी आपकी 2000 क्वेश्चंस की मिश्रित प्रश्नों की सीरीज चलती रहेगी, जिसके प्रश्न भी आज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये लगातार प्रश्न करते जाइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिसकी मुझे बहुत ज़रूरत होती है। आपका प्रोत्साहन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया बढ़िया प्रश्नों के साथ। नमस्कार।